चलो हम व्यक्तित्व पर हम लोग बात कर रहे हैं। और आज हम लोग बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब आप देखो कि तिलक पर जब हम लोग बात करते हैं तो तिलक जो है, तिलक भारत में क्रांतिकारी हैं। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इन्हें भारतीय क्रांति का जनक इनको कहा गया है, ठीक है। और गांधी उनसे भी आगे बढ़ कर के तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं, कि ये आधुनिक भारत के निर्माता हैं ये, ठीक है। और फिर आप देखोगे जो तिलक है, तिलक को गांधी का अग्रगामी कहा गया है, ठीक है। किस दृष्टि से? कि तिलक वह व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अखाड़े स्थापित किए, गो हत्या विरोधी संस्था स्थापित की, ठीक है। तो इस प्रकार की संस्थाएं स्थापित करके और जो भी देश का जो मुद्दा था उस पर तिलक राय रखते थे, ठीक है। इन सारी बातों के कारण क्या है कि तिलक जो है वो जनता के बहुत ज्यादा नजदीक है। तो तिलक पहले कांग्रेस नेता जो अनेक बार जेल गए। तिलक पहले ऐसे नेता हैं जिनका जनता से जुड़ाव रहा। हालांकि गांधी उसको मास लेवल पे लेके चले जाते हैं, गांधी उसको ज्यादा बड़े स्तर पर लेकर जाते हैं, लेकिन पहले जो नेता हैं वो तिलक हैं जिनका जुड़ाव रहा जनता के साथ, ठीक है। और आप देखो कि बड़े मजे की बात है कि तिलक कभी भी किसी भी अधिवेशन के अध्यक्ष भी नहीं रहे, कांग्रेस के किसी अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं रहे। हालांकि 1890 में ही वो कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी को छोड़ करके वहां से त्यागपत्र देते हैं वो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से, और उसके बाद वो कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। और कांग्रेस के अंदर तिलक ने एक अलग जो गुट है अपना, एक अलग गुट बनाकर रखा, जिसे हम लोग गरम दल के नाम से जानते हैं, जिसमें लाल बाल पाल की जो तिकड़ी है, वो लाल बाल पाल की तिकड़ी बहुत प्रसिद्ध तिकड़ी रही है। और आप देखो कि एक और बहुत ही रोचक बात है कि ये तीनों ही कांग्रेस के किसी अधिवेशन का अध्यक्ष नहीं है। ना तो विपिन चंद्र पाल है, ना लाला लाजपत राय, और ना बाल गंगाधर तिलक है। लाला लाजपत राय एक बार अध्यक्ष रहे हैं विशेष अधिवेशन के, विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं, किसी भी नियमित अधिवेशन की अध्यक्षता उनके द्वारा नहीं की गई है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको तिलक के बारे में ध्यान रखनी है। तिलक का जो कार्य है, तिलक का कार्य हम लोग देख रहे हैं कि उनके द्वारा समाचार पत्र चलाए गए, और ये केवल समाचार पत्र चलाने के लिए नहीं थे। तिलक के समाचार पत्र विशेष हैं। जैसे एक उनका समाचार पत्र है केसरी, और एक उनका है मराठा। जो मराठा वो अंग्रेजी के अंदर है, और जो केसरी है वो, केसरी जो है वो मराठी के अंदर, ठीक है। केसरी मराठी में है और जो मराठा वो अंग्रेजी के अंदर है, ठीक है। इन दोनों में रोचक बात क्या है? इन दोनों में रोचक बात यह है कि इन्होंने देश का जो भी मुद्दा है, देश के सारे मुद्दों पर इन्होंने अपनी बात रखी, ठीक है। खुद का जो मत है, खुद का मत इन्होंने रखा। हालांकि इसके कारण वो जेल भी जाते हैं, इसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि वो जेल भी जाते हैं, ठीक है। जिसकी बात हम लोग करेंगे यहाँ, तो उनका एजुकेशन को लेकर के काम है, समाज को लेकर उनका काम है, ठीक है। समाज में भी वो एक समाज सुधारक के रूप में है। वो समाज में जो भी रूढ़ियां जो है, रूढ़ियों का विरोध करते हैं तिलक, ठीक है। जो अस्पृश्यता वगैरह है, छुआछूत वगैरह है समाज की, वो छुआछूत का विरोध करते हैं। लेकिन एक 1891 का एक बिल है, एज ऑफ कंसेंट, है ना। एज ऑफ कंसेंट बिल का उनके द्वारा विरोध किया गया। एक केस है, हाँ, एक केस है रुखमाबाई वर्सेज डॉक्टर भीकाजी। डॉक्टर भीकाजी से रुखमाबाई का विवाह होता है, और रुखमाबाई का बाल विवाह होता है। वो उसको अपोज करते हैं, विरोध करते हैं उसका, लेकिन वो भारत में केस हार जाते हैं वो। तो रुखमाबाई के द्वारा वो जो दलील है विक्टोरिया को भेजी जाती है, और विक्टोरिया उस पर संज्ञान लेकर के भारत को लिखती है कि एक तो ये जो विवाह, ये विवाह रद्द किया जाए, और दूसरा आगे से ऐसे विवाह न हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। तो हम देखते हैं कि वायसराय की काउंसिल के अंदर 1891 के अंदर एक बिल रखा जाता है, एज ऑफ कंसेंट। इसको बल के द्वारा वो बिल रखा जाता है, और इसमें क्या किया गया, इसमें विवाह की जो न्यूनतम आयु है वो रखी गई 12 साल। पहले क्या थी? 10 वर्ष। 10 वर्ष लड़की के विवाह की आयु थी, और अब 12 वर्ष कर दी है। और तिलक तिलक इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, तिलक इसका विरोध करते हैं, ठीक है। बहराम जी मालाबारी इसका समर्थन करते हैं कि नहीं, ऐसा होना चाहिए। आनंदी इसका सहयोग करते हैं, इसका समर्थन करते हैं, ठीक है। ये तो रमेश चंद्र दत्त के द्वारा इसका विरोध किया गया, और एक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसका विरोध किया गया। विरोध का कारण क्या है? विरोध का कारण यह है कि भारतीय समाज में अंग्रेजों को हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। संस्कृत के बड़े विद्वान है तिलक,
और मैक्स मुलर जैसा विद्वान व्यक्ति भी इस बात को कहता है कि मैं संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक का बड़ा सम्मान करता हूँ। ठीक है। और इन्होंने जो भारतीय यूं हम कहें कि भाई भारत की आत्मा की जब हम बात करें तो भारत का दर्शन भारत की आत्मा है। और दर्शन में भी जब हम बात करें तो गीता का जो दर्शन है, ठीक है, गीता के दर्शन को भारत में श्रेष्ठ माना जाता है, जहां निष्काम कर्म की बात है। ठीक है, जहां निष्काम कर्म की हम लोग देखते हैं कि बात रही है, तो इन्होंने जब ये मांडले जेल के अंदर है तो जेल में रहते हुए इन्होंने एक ग्रंथ लिखा। वो ग्रंथ था गीता रहस्य। गीता रहस्य इनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया मराठी के अंदर, मराठी भाषा में ये लिखते हैं, फिर हिंदी में आगे चल करके इसका अनुवाद भी किया जाता है। तो एक अच्छे स्कॉलर हैं, अच्छे विद्वान हैं ये संस्कृत के। समाज को लेकर के इनका काम है, राजनीति को लेकर के इनका काम है इनका, और गर्म दल को ये रिप्रेजेंट करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन जेल से आने के बाद, जेल से आने के बाद हम देखते हैं कि इनके जो विचार हैं, इनके विचारों में थोड़ा परिवर्तन हुआ और ये थोड़े उदारवादी हो गए। और उदारवादी हो गए इसीलिए आप देखो कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर तिलक का जो आंदोलन वो क्या है, होम रूल लीग आंदोलन है। और होम रूल लीग आंदोलन में आप देखो कि क्या है, एक प्रकार से यदि हम बात करें तो पुस्तकें लिखना, धरने, प्रदर्शन, है ना, इस प्रकार से कोई उग्र प्रदर्शन वगैरह की वहां बातें नहीं है। और जनता में लोकप्रिय इतने हैं कि इनको बेताज बादशाह कहा जाता है। भारत का बेताज बादशाह को दूसरा नहीं है, तिलक है। इनकी उपाधि लोकमान्य है, जिसकी लोक केंद्र मान्यता हो। इस प्रकार की उपाधियां बाकी आप देखते नहीं है, है ना। तो ऐसी शख्सियत तिलक, इनकी अपने बात करते हैं। 23 जुलाई 1856 को हम लोग देख रहे हैं इनका जन्म हुआ है। जन्म इनका कहाँ हुआ, रत्नागिरी के अंदर। रत्नागिरी महाराष्ट्र का स्थान है, वहाँ एक चिक्कल गांव है, चिक्कल गांव में इनका जन्म रहा, चित पावन ब्राह्मण परिवार के अंदर। ठीक है। तो बात करें हम लोग बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो आप देखो कि 23 जुलाई 1856 को इनका जन्म रहा। इनका जन्म रहता है रत्नागिरी के अंदर, रत्नागिरी में इनका जन्म रहा। रत्नागिरी में चिक्कल गांव है और ये जगह सारी कहाँ की है, महाराष्ट्र की। और चित्पावन, चित्पावन ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म रहा है। ठीक है। फिर आप देखो कि इन्होंने स्नातक किया किससे, कानून से। ठीक है। मतलब इन्होंने भी वकालत की पढ़ाई पढ़ी है, और वकालत की पढ़ाई के बाद में इनका प्रयास रहता है कि भाई सस्ती जो शिक्षा है, सस्ती शिक्षा के प्रयास किए जाएं। ये इनका कानून की पढ़ाई करते हैं, स्नातक की पढ़ाई ये करते हैं 1879 के अंदर। ये अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद में इनका प्रयास है कि शिक्षा क्या होनी चाहिए, सस्ती जो शिक्षा है या सहज जो शिक्षा है वो लोगों को उपलब्ध करवाई जाए। इस प्रकार का जो कार्य है, इस प्रकार का कार्य तिलक के द्वारा किया जा रहा है। फिर आप देखो कि एक संस्था है आपके, न्यू इंग्लिश स्कूल। न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की जा रही है किसके द्वारा, इसके जो संस्थापक है, इसके संस्थापक कौन है, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, है ना, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर इसके संस्थापक है। और इनके साथ में जुड़े कौन है, इनके साथ में इस संस्था से जुड़ते हैं तिलक, जुड़ते हैं आगरकर, जुड़ते हैं और महादेव नाम जोशी इनसे जुड़ते हैं। और ये जो संस्था है, ये संस्था बनती है आपका 1880 के अंदर। 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की गई है। और न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना कौन कर रहे हैं, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर। और इससे जुड़े कौन है, तिलक जुड़े हैं, आगरकर जुड़े हैं, और महादेव नाम जोशी इस संस्था से जुड़े हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। फिर फिर हम देखते हैं कि स्थापना होती है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की। दक्कन नहीं है, दक्कन है ये, ठीक है, इन्होंने दक्कन लिख दिया है इसको। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हो रही है, कहाँ हो रही है, पूना में हो रही है। कब होती है, 24 अक्टूबर 1884। 24 अक्टूबर 1884 को इसकी स्थापना हो रही है। और इसकी स्थापना से जुड़े हुए जो लोग हैं वो है, तिलक जुड़े हुए हैं, अगरकर जुड़े हुए हैं, महादेव नाम जोशी जुड़े हुए हैं, वीएस आप्टे जुड़े हुए हैं, रानाडे जुड़े हुए हैं, और डीके करवे इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। इनका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है दक्कन में, मतलब कि दक्षिण में, दक्षिण भारत के अंदर दक्कन में कॉलेजों की स्थापना की जाए
और स्कूल की स्थापना की जाए। क्योंकि आप देखो कि जब इनका ग्रेजुएशन हुआ तब इनका उद्देश्य था कि कम मूल्य वाली शिक्षा या जो सस्ती शिक्षा है वो उपलब्ध करवाई जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देख रहे हैं दक्कन एजुकेशन सोसाइटी पूना की है। 24 अक्टूबर 1884 को स्थापना हुई है इसकी, जिसमें तिलक, अगरकर, नामजोशी, वीएस आप्टे, रानाडे, डीके कर्वे, ये सारे जो लोग हैं ये सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? स्कूलों की स्थापना करना और कॉलेजों की स्थापना करना। इस उद्देश्य के साथ में इस संस्था को बनाया गया है। और अब देखो कि इसी संस्था के द्वारा हम लोग देख रहे हैं कि फर्ग्यूसन कॉलेज बनता है। फर्ग्यूसन कॉलेज पूना का 1885 में उसकी स्थापना की जा रही है। और उसके लिए दिल्ली के, उसका नाम जो है ना फर्ग्यूसन, फर्ग्यूसन इसका नाम इसलिए है क्योंकि उस समय बम्बई प्रांत के गवर्नर हुआ करते थे फर्ग्यूसन, उनके द्वारा उस जमाने में 1200 रुपये का दान दिया गया था। 1200 रुपये का दान दिया गया, इसे नाम ही क्या रख दिया? फर्ग्यूसन। ठीक है, तो तिलक वगैरह के द्वारा इसकी स्थापना की हुई थी और इसी के द्वारा स्थापना की जा रही किसकी? फर्ग्यूसन कॉलेज की। कहाँ स्थापित किया? पूना में। कब किया? 1885 में। और उसके पहले जो प्राचार्य हैं वो होते हैं वीएस आप्टे। वीएस आप्टे उसके पहले प्राचार्य हैं और तिलक वहाँ गणित पढ़ाया करते थे। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। तो आपके फर्ग्यूसन कॉलेज कहाँ का? पूना का। तो फर्ग्यूसन कॉलेज पूना का, इसकी जो स्थापना है 1885 में इसकी स्थापना हुई है। और स्थापना की किसने? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा हम लोग देख रहे हैं कि इसकी स्थापना की जा रही है। 1885 में स्थापना हुई है। और तिलक यहाँ मैथ्स पढ़ाया करते थे और तिलक यहाँ मैथ्स पढ़ाया करते थे। और वीएस आप्टे, वीएस आप्टे इसके पहले प्राचार्य हुआ करते थे। और इसका जो नाम है फर्ग्यूसन, फर्ग्यूसन इसका नाम क्यों है? फर्ग्यूसन इसका नाम इसलिए है क्योंकि बंबई प्रांत के गवर्नर, बंबई प्रांत के गवर्नर फर्ग्यूसन के द्वारा यहाँ 1200 रुपये की आर्थिक सहायता, 1200 रुपये की आर्थिक सहायता यहाँ की गई थी। ठीक है, तो ये कार्य किसके अंतर्गत हुआ है? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत ये कार्य हुआ। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके द्वारा और के स्कूल और कॉलेज जो हैं, स्कूल और कॉलेज इसके द्वारा खोले गए थे। ठीक है, अब एक आयु सम्मति अधिनियम, कब की बात है ये बात है आपके 1891 की। 1891 की हम लोग देख रहे हैं कि बात रही है। और इसमें विवाह की जो न्यूनतम आयु 12 वर्ष, कितने से बढ़ा करके? 10 वर्ष से बढ़ा करके, 10 वर्ष से बढ़ा करके 12 वर्ष कर दी गई थी। कब इससे कम आयु की लड़की का यदि विवाह किया जाएगा तो अपराध माना जाएगा। वो किस श्रेणी में आ जाएगा? अपराध की श्रेणी में वो रखा जाएगा। और ये जो कानून है, इस कानून के पीछे की कहानी को देखा जाए तो कहानी क्या है? वो कहानी है रुखमा रुखमाबाई और डॉक्टर भिकाजी। ठीक है, इनका विवाह 1885 में है। और इस विवाह को रद्द करने की बात कहेगी लेकिन रद्द हुआ नहीं। तो मामला चला गया किसके पास में? मामला चला गया महारानी विक्टोरिया के पास। और महारानी विक्टोरिया के पास ला गया तो एक तो ये जो विवाह है, इस विवाह को 1889 के अंदर इस विवाह को रद्द किया गया। और विक्टोरिया ने लिखा कि अभी आगे भी इस बात का ध्यान रखा जाए। ठीक है, आगे भी इस बात का ध्यान रखा जाए। तो हम लोग देखते हैं कि क्या रहा है। तो एड्रू स्कोबल के द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। और इसी ड्राफ्ट से ही आगे चल कर के जो कानून है, आगे चल कर के कानून बनता है, जिसमें लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु रखी गई आपके 12 वर्ष। ठीक है, तो इसका विरोध करने वालों में कौन है? इसका विरोध करने वालों में एक तो हम लोग देख रहे हैं तिलक है और एक रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त के द्वारा भी हम लोग देख रहे हैं कि इसका विरोध किया गया था। ठीक है, और इसका जो समर्थन है, इसका समर्थन किया गया बहराम जी
मालाबारी, बहराम जी मालाबारी के द्वारा आनंदी गोपाल के द्वारा और करसन जी लक्ष्मण के द्वारा, करसन जी लक्ष्मण, ये जो लोग हैं इन लोगों के द्वारा हम देखते हैं कि इसका जो समर्थन है इसका समर्थन किया गया था। ठीक है, ये चीजें हुई सारी की सारी। तो इस प्रकार से इसके विरोध में तिलक रहे और आरसी दत्त इसके विरोध में रहे हैं। ठीक है, इतनी छोटी आयु में विवाह और तिलक का जो तर्क है, तिलक का तर्क क्या है? तिलक का तर्क है कि समाज भारतीय समाज में अंग्रेजों को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है, हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। इस प्रकार से तिलक जो है, तिलक अपना तर्क रख रहे हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि 1882 का मामला है। कोल्हापुर के महाराजा के साथ में अंग्रेज ठीक व्यवहार, अंग्रेजों के द्वारा इनके साथ में ठीक व्यवहार नहीं किया गया। ठीक है, और अंग्रेज इनके साथ में ठीक व्यवहार नहीं करते हैं तो तिलक के द्वारा, है ना, तिलक के द्वारा इस बात की गई है आलोचना। ठीक है, तिलक के द्वारा हम लोग देख रहे हैं कि आलोचना की जाती है और इस बात के कारण तिलक को 4 माह की सजा भी होती है। ठीक है, तो एक बात आप ये भी ध्यान रखोगे कि तिलक पहले कांग्रेसी नेता जो अनेक बार जेल गए। अनेक बार हम देखते हैं कि जेल जाने वाले जो नेता है वो कौन रहे हैं? वो तिलक रहे हैं। फिर आप देखोगे सही एक मामला और है, चापेकर बंधुओं का मामला है। क्या रहा कि हम लोगों ने जब भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की जब उन्होंने बात की थी तो हमने क्या देखा था कि चापेकर बंधुओं के द्वारा हत्या कर दी गई थी। किसकी? चापेकर बंधुओं ने किसके थे? ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि चापेकर बंधुओं के द्वारा 1897 के अंदर जब प्लेग की बीमारी फैली हुई है और प्लेग की बीमारी के कारण जब अंग्रेज अधिकारी घरों की तलाशी ले रहे हैं तो घरों की जब तलाशी लेते हैं तो ये घर की महिलाओं के साथ में, घर की बच्चियों के साथ में इनके द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता था। तो तिलक के द्वारा अपने अखबार केसरी में जब तिलक को पता लगा तो उन्होंने अपने अखबार केसरी में लिखा कि भाई यदि आप इनको यदि घर से बाहर नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, यदि हाँ, तो ये कहा गया केसरी के अंदर कि ये इस प्रकार से जब तलाशी ले रहे हैं तो आप इनको घर से बाहर निकालो, और आप यदि इनको घर से बाहर नहीं निकाल पाते होते हो तो क्या करो कि तो इनको घर में कर दो बंद, कि फिर क्या करें कि फिर घर को लगा दो आग। यदि आप इनको घर से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो तो ये जब घुसे हैं तो घर को बंद करके आग लगा दो। ठीक है, तो इस प्रकार की जो बात है, इस प्रकार की बात इनके द्वारा लिखी गई तो कहा जाता है कि इसकी प्रतिक्रिया होती है और उसी प्रतिक्रिया के कारण चापेकर बंधुओं के द्वारा हत्या कर दी जाती है। रैंड और ए हर्स्ट की हत्या इनके द्वारा कर दी जाती है। रैंड और ए हर्स्ट की हत्या कर दी जाती है और हत्या इन्होंने की और गिरफ्तार किया गया तिलक को। हालांकि इनकी भी गिरफ्तारियां होती है लेकिन तिलक को भी गिरफ्तार किया गया, कभी आपने भड़काया है। और गिरफ्तार करके क्या किया जाता है? गिरफ्तार करके हम लोग देखते हैं कि 18 महीने की 18 माह की सजा 18 माह की सजा हो जाती है तिलक को। ठीक है, 18 महीने की सजा होगी। अब आपको एक चीज और याद होगी कि एक चीज हम और देखते हैं कि 1908 की बात है, मुजफ्फरपुर कांड हम लोग पढ़ते हैं। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि एक जज हुआ करता था किंग्सफोर्ड एक जज हुआ करता था और उसके द्वारा छोटे छोटे अपराधों के लिए हम देखते थे कि वो बालकों को बड़ी कठोर सजाएं देता था।
तो उस किंग्सफोर्ड की हत्या का प्लान बनाया जाता है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, और उन्होंने उसे मारने का प्रयास किया। और वहां में हम देखते हैं कुछ दिन रेकी की गई, उसकी गाड़ी पहचान ली गई, और हम देखते हैं कि एक दिन वो जब गाड़ी घर से बाहर आ रही है तो उनके द्वारा उस पर बम फेंका गया, और वो उस दिन उसमें था नहीं, तो उसमें दो महिलाएं उसके अंदर मारी जाती है, और दो महिलाएं उसके अंदर मारी गई। और इसके बाद हम देखते हैं प्रफुल्ल चाकी और खुदराम बोस वो वहां से भाग जाते हैं, और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा आत्महत्या कर ली गई और खुदराम बोस को फांसी दे दी जाती है। अब आप देखो कि ये जो घटना हुई है ना, तो जब किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर जब बम गिराया गया तो इस बात की गांधी के द्वारा आलोचना की गई। गांधी उसकी आलोचना करते हैं जबकि तिलक उसे सही बताते हैं, और इसके कारण तिलक को फिर सजा होती है, और इस बार इनको भेजा जाता है मांडले जेल। और मांडले जेल इनको भेजा जाता है, और मांडले जेल में हम लोग देखते हैं कि इन्हें 1908 से लेकर के 1914, 1908 से लेकर के 1914 तक हम लोग देख रहे हैं कि ये जेल में रहते हैं ये, ठीक है। तो ये जो मामला है किंग्सफोर्ड का, तो इस मामले में कौन रहा है आपके, एक तो किंग्सफोर्ड वाला जो मामला है ना, इसको किस नाम से जानते हो, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर कांड। और ये है कब का, 1908। हमने पढ़ा हुआ पहले, तो ज्यादा डिटेलिंग हम नहीं करेंगे। यहाँ एक तो हम नाम लिखेंगे प्रफुल्ल चाकी और एक खुदीराम बोस, ठीक है। तो इन्होंने बम फेंका गाड़ी पर, तो इसमें दो महिलाएं मारी गई इसके अंदर, ठीक है। तो अब इस घटना की गांधी के द्वारा की गई थी आलोचना। गांधी ने कहा इस प्रकार की बातें ठीक नहीं है, और तिलक करते हैं इस बात का समर्थन, तिलक इस बात का करते हैं समर्थन, ठीक है। और इसके कारण हम देखते हैं तिलक को हो जाती है जेल यहाँ, ठीक है। और तिलक को 1908 से लेकर के 1914 तक 6 वर्ष की इनको सजा होती है, और तिलक को भेजा जाता है मांडले जेल। और मांडले जेल कहाँ की, बर्मा की मांडले जेल में हम लोग देख रहे हैं कि तिलक को भेज दिया गया। और मांडले में कौन गया था, हुँ? लाला लाजपत राय की भी हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। अजीत सिंह की भी हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। अब ये जेल में चले जाते हैं, और इनके जो वकील थे, इनके वकील कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना वकील किसके हैं, तिलक के वकील हैं, और तिलक के वकील हैं, और ये जो केस है ये केस वो हार जाते हैं, ठीक है। और मांडले जेल भेजने से पहले इनके ऊपर एक जूरी भी बिठाई जाती है, और इस जूरी का जो फैसला है ये 7:2 के अंदर था, मतलब कि 7 लोग सजा देने के फेवर में है, और 2 लोग जो थे, 2 लोग सजा देने के फेवर में नहीं थे, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। फिर दिनसा दावर के द्वारा, दिनसा दावर के द्वारा हम लोग देख रहे हैं कि इनको सजा की जो घोषणा है, सजा की घोषणा की गई है, ठीक है। अब मान लीजिए जेल में चले गए हैं, और जेल में रहते हुए ही इनके द्वारा रचना लिखेगी कौन सी, गीता रहस्य। और गीता रहस्य इन्होंने किस भाषा में लिखी, मराठी के अंदर। और फिर इसका जो अनुवाद है, फिर इसका अनुवाद किया जाता है हिंदी के अंदर। और हिंदी में अनुवाद किसने किया, माधव राव, माधव राव सप्रे इसका हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रचना है, ये रचना इन्होंने कहाँ की है, ये रचना इनके द्वारा मांडले जेल में रचना की गई है, और इनको सजा दी गई दिनसा दावर के द्वारा। जूरी का फैसला था 7:2 के अंदर, और इनके वकील कौन हुआ करते थे, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना इनके वकील हुआ करते थे, जो इनकी साइड से केस लड़ते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि क्या रहा है। फिर जब 8 से लेकर के 14 तक
6 वर्ष की इनको जेल हो जाती है। और जेल से आने के बाद, है ना, जब ये जेल से आए तो उसके बाद हम देखते हैं कि 14 में ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान होम रूल लीग आंदोलन चलता है। और होम रूल लीग आंदोलन के दौरान हम देख रहे हैं कि एक जो ब्रांच है, एक ब्रांच कौन बना लेते हैं, तिलक भी बनाते हैं बेलगांव के अंदर, अप्रैल 1916 के अंदर। अप्रैल 1916 में तिलक के द्वारा स्थापना कर दी गई थी, किसकी, तिलक के द्वारा स्थापना कर दी गई थी होम रूल लीग की। समझ रहे बात को? चलो आगे बढ़ो। फिर हम इसमें और यदि हम बात करें तो अब देखो कि कांग्रेस को लेकर के यदि हम देखें तो इन्होंने 1890 में कांग्रेस ज्वाइन किया था। 1890 में इन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी को इन्होंने रिजाइन किया और इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया 1890 के अंदर। ठीक है, फिर कांग्रेस में ही इन्होंने एक गुट बना लिया अपना, जिसको गरम दल के नाम से जानते हैं। और गरम दल में 3 लोग बड़े प्रमुख हैं, जिनको आप लोग बोलते हो लाल, बाल और पाल। तो इसमें जो लाल है वो बाल गंगाधर तिलक है, और पाल है जो विपिन चंद्र पाल है, और लाल का मतलब हो गया लाला लाजपत राय। तो इस प्रकार से गरम दल इन्होंने बना करके रखा। और ये जो गरम दल है ज्यादा उग्र हो जाता है। 1907 के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, सूरत विभाजन हो जाता है। ठीक है, सूरत विभाजन हो जाता है 1907 के अंदर ही। और 1907 का जो अधिवेशन है, इस अधिवेशन में तिलक अपना जो प्रतिनिधि है वो किसे बना रहे हैं, तिलक अपना प्रतिनिधि बनाते हैं लाला लाजपत राय को। उदारवादियों के प्रतिनिधि होते हैं रास बिहारी घोष। और फिर फाइनली रास बिहारी घोष ही इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखो कि जो अधिवेशन हुआ इसमें आपस में हम देख रहे हैं चप्पलें वगैरह फेंकेगी, हाथापाई तक की नौबत आ जाती है यहाँ। ठीक है, तभी से कोल्हापुरी चप्पल प्रसिद्ध है। ठीक है, चलो तो ये सूरत का जो विभाजन है, सूरत का विभाजन हम लोग देखते हैं रहा। और फिर आगे चल करके ये जो सूरत का विभाजन हुआ, फिर देखता हूँ 1916 के अंदर, 1916 में क्या किया जाता है, लखनऊ पैक्ट। 1916 में लखनऊ पैक्ट किया जाता है। और यहाँ जो गरम दल और नरम दल, जिसकी बात हम लोग बहुत विस्तार से पढ़े हुए हैं, गरम दल और नरम दल दोनों में वापस एका हो जाता है, दोनों वापस एक हो जाते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं तिलक की भूमिका बड़ी पॉजिटिव रही थी। और यही उनका प्रसिद्ध नारा है स्वराज्य, ये बात हमने पहले पढ़ी हुई है ना, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, मैं इसे लेकर रहूंगा। इस प्रकार का जो कोटेशन है, इस प्रकार का कोटेशन हम लोग देख रहे हैं कि यही रहा है। ठीक है, फिर आगे चल कर के और हम लोग देखते हैं कि इनके द्वारा एक मूवमेंट चलाया जा रहा है। और वो मूवमेंट कौन सा है, 1916 में ही, जिसकी बात हम लोगों ने बहुत विस्तार से की हुई है, होम रूल लीग। इसके बाद हम लोगों ने की हुई है ना, होम रूल लीग की बात भी हम लोगों ने की थी। ठीक है, अब वापस बात करें क्या? ठीक है, ये सारा हमने पहले पढ़ा हुआ पूरा का पूरा। ठीक है, तो 1916 में होम रूल लीग की हम लोगों ने बात पहले की हुई है, तो इसलिए हम इसकी बात वापस नहीं करेंगे। ठीक है, फिर मामला आगे बढ़ता है। और अब देखो कि 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 को हम लोग देख रहे हैं कि असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन को शुरू किया जाता है। और वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन ही क्या हो जाता है, पहले दिन हम लोग देख रहे हैं तिलक का देहांत हो जाता है। ठीक है, तिलक का देहांत हो जाता है। और गांधी इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं, और नेहरू इन्हें भारतीय क्रांति का जनक कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बात रही। फिर हम देखते हैं कुछ बातें और भी है, वो बातें में हम लोग देखते हैं कि एक इनके पत्र यदि इनके देखे जाएं तो
एक पत्र है इनका केसरी, और एक इनका पत्र है मराठा। जो मराठा है वो अंग्रेजी में है, और जो केसरी है वो केसरी हम देखते हैं कि रहा है मराठी में रहा है आपके केसरी। ठीक है। अब जो केसरी है, केसरी कितनी चिंता है देखो ना। और ये कहाँ से था? ये हम देखते हैं था आपके बम्बई से। ठीक है। तो ये पुणे से है, और वो हम लोग देख रहे हैं कि बम्बई से रहा है। इसी प्रकार से दो उत्सव भी इनके द्वारा शुरू किए गए, और ये उत्सव क्या थे आपके? एक तो गणपति बप्पा मोरिया। ठीक है। तो एक तो गणपति उत्सव, और एक था शिवाजी उत्सव। तो गणपति उत्सव और एक शिवाजी उत्सव, तो पहले गणपति होगा, कब का है? 1893 का। और फिर शिवाजी उत्सव है 1895 का। ठीक है। 1895 का हम लिख रहे हैं ये उत्सव रहा है। ठीक है। इसके अलावा भी यदि हम बात करें तो शिवाजी के द्वारा अखाड़ों की स्थापना की गई। ठीक है। तिलक के द्वारा ही तो, मैं क्या बोल गया? हाँ, तिलक के द्वारा अखाड़ों की स्थापना की गई। गो हत्या विरोधी संस्था की स्थापना इनके द्वारा की गई। और आप देखो कि इन्हीं सारे कारणों के कारण ये क्या है, जनता के निकट आए। शिवाजी उत्सव मना रहे हैं तो आप देखो कि गणपति उत्सव मना रहे हैं, तो इस प्रकार के उत्सव मनाने के लिए क्या रहता है? इस प्रकार के उत्सव मनाने के लिए आपको अपना प्रचार तंत्र जो मजबूत करना होता है। लोग अपना बजाते हैं, है ना। 20 लोग यदि खड़े हैं तो 10 और आगे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही हम लोग देखते हैं हमेशा ही। तो इन सारे भाई, ये जैसे गणपति उत्सव किया इन्होंने, फिर शिवाजी उत्सव किया, तो इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है कि जो भारत के सांस्कृतिक मूल्य हैं, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को उठाया जाए, लोगों को आपस में जोड़ा जाए। तो ये लोगों को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं ये। ठीक है। लोगों के अंदर जो स्व का जो भाव है, अपनेपन का जो भाव है, उस भाव को उठाने का प्रयास कर रहे हैं ये। ठीक है। तो इन उत्सवों के द्वारा क्या रहा है कि लोगों के नजदीक आए, जनता के निकट आए, और इसी अर्थ में ही इन्हें क्या कहा जाता है? गांधी जी का अग्रगामी, गांधी जी का अग्रगामी इनको कहा जाता है। ठीक है। जनता से इतना इनका जुड़ाव था। और एक इनकी जो उपाधि है लोकमान्य, लोकमान्य उपाधि भी इनको किसने दी है? जनता के द्वारा ही दी गई है। इनकी एक जो उपाधि है, आप देखो कि इनकी यदि अपने उपाधि की ओर बात करें तो लोकमान्य, लोकमान्य मतलब जिनकी लोगों के अंदर मान्यता है, लोकमान्य है ये। ठीक है। और एक भारत का बेताज बादशाह, बेताज बादशाह, है ना। बेताज बादशाह होना बड़ी बात होती है नरसिंह जी। भाई यदि ताज है तब तो आप बादशाह हो ही, फिर तो कहने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन आपके पास में ताज नहीं है फिर भी आप बादशाह हो, मतलब लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग आपका कहना मान रहे हैं, आपकी लोकप्रियता बड़ी कमाल की है, तब आप क्या हो जाते हो? बेताज बादशाह हो जाते हो। ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम और बात करें तो एक दो और बेताज बादशाह भी हैं। जैसे एक बेताज बादशाह बंगाल के भी हैं, कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये भी बंगाल के बेताज बादशाह हैं। इसी प्रकार से बंबई के भी बेताज बादशाह हैं, कौन? फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता को बंबई का बेताज बादशाह कहा जाता है, और बंगाल का बेताज बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, लेकिन भारत का बेताज बादशाह बाल गंगाधर तिलक है। लोकमान्य भी कौन है? बाल गंगाधर तिलक को ही हम लोग देख रहे हैं कि लोकमान्य के नाम से इनको जाना
जाता है। ठीक है, एक इनको मिस्टर ब्लंट भी कहा जाता था। इनके जो साथी थे वो इनको मिस्टर ब्लंट कहते थे। इनके जो मित्र या इनके जो साथी हैं वो इनको मिस्टर ब्लंट भी कहते थे। ठीक है, ये चीजें रही। फिर हम देखते हैं कि एक इनका कुछ लिटरेचर है। लिटरेचर भी हम लोग देख लेते हैं कि आर्कटिक होम ऑफ द वेदाच। ठीक है, और इसमें ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ तिलक का, और इसमें आर्यों का मूल स्थान इन्होंने उत्तरी ध्रुव बताया है। उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव इन्होंने आर्यों का मूल स्थान, कि भाई आर्य जो हैं, आर्य कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। आर्कटिक होम ऑफ द वेदाच। ठीक है, और इसी कारण आप देखो कि ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक इन्होंने यरवदा जेल में लिखी थी, ये पुस्तक इन्होंने। ठीक है, फिर आप देखिए पुस्तक इनकी टेनेट्स ऑफ द न्यू पार्टी, द ओरियन, गीता रहस्य इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। और एक संस्कृत के विद्वान हैं ये, संस्कृत के विद्वान हैं ये। और इस बात की प्रशंसा कौन कर रहा है? मैक्स मूलर इस बात की प्रशंसा कर रहा है। ठीक है, फिर आप देखो कि इनकी मृत्यु हो रही है, हमने बात कर ही ली है, 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920। और फिर हमने वो बातें पढ़ ली, तिलक स्वराज फंड वगैरह बनते हैं। ठीक है, वो सारी बातें हमारे बीच में हुई हुई है। फिर आधुनिक भारत, आधुनिक भारत का निर्माता इन्हें किसने कहा है? गांधी ने। और भारत, भारतीय क्रांति का जनक इन्हें कहा है किसने? नेहरू के द्वारा भारतीय क्रांति का जनक कहा गया। ये पर्टिकुलर है ये। ठीक है, और रिवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया किसे कहा गया है? निखिल तू बता, क्यों? अभी बताया था। हाँ, विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल को हम लोगों ने रिवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया की हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, और भारतीय क्रांतिकारियों की मां मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, बात हुई थी हमारे बीच में। ठीक है, और भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों के जनक श्यामजी कृष्ण वर्मा की हम लोगों ने बात की थी। पढ़ा ना आप लोगों ने? याद भी किया करो। चलो, तो भारतीय क्रांति का जनक नेहरू कह रहे हैं किसको? तिलक को। ठीक है, फिर पटाभी सीतारामैया के द्वारा तुलना की गई तिलक और गोखले की। ठीक है, तिलक और गोखले की जो तुलना है, गोखले की तुलना की जा रही है पटाभी सीतारामैया के द्वारा। ठीक है, ये कहते हैं कि दोनों ही अव्वल श्रेणी के देशभक्त हैं, दोनों, गोखले और तिलक। ठीक है, आपको याद होगा तिलक की जो होम रूल थी उसमें गोखले के अनुयायियों के प्रवेश की मनाही थी कि इनको प्रवेश नहीं करना है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई दोनों ही देशभक्त हैं, अव्वल श्रेणी के देशभक्त हैं, दोनों ने ही देश के लिए बलिदान किए हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव, दोनों के क्या हैं? अलग अलग हैं। दोनों के स्वभाव अलग अलग हैं। और ये गांधी की खूबसूरती है कि इन दोनों में विवाद है, इसके बावजूद एक गांधी का अग्रगामी है और एक गांधी का गुरु है। गांधी विरोध को स्थान देते हैं। यदि कोई उनका विरोध भी कर रहा है तो उसको जगह देंगे, वो उसको सुनेंगे कि भाई तेरा जो विरोध है, तेरा विरोध है किस वजह से, तुम मुझे कारण बताओ। ठीक है, वो उसको सुनते हैं और फिर अपनी राय भी देते हैं। फिर कहते हैं हम देख ले, मेरा पक्ष ये है, अब तेरे जचे तो विरोध कर, तेरे जचे तो विरोध करता ही रहे। ठीक है, इस प्रकार का व्यक्तित्व है गांधी, है ना। गांधी के जीवन के कई आयाम हैं। तो ये देखो दोनों विपरीत व्यक्तित्व है। और जबकि गोखले गांधी के राजनीतिक गुरु हैं और तिलक गांधी के अग्रगामी हैं।
ठीक है ना, कमाल की बात। और दोनों एक दूसरे के विपरीत ध्रुव पर खड़े हैं, एक उस तरफ खड़ा है, एक उधर तराजू में है और एक इधर तराजू में है, ठीक है। चलो, तो ये हमने बात कर ली है किसके बारे में, तिलक के बारे में हमारी बातें पूरी हुई।